स्टूडेंट, मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नई वीडियो में हम सब चर्चा करेंगे समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। तो कहने का मतलब यह है कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। आइए आज इसको हम आसान तरीकों से समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको एक फिगर के माध्यम से इसको समझाएंगे और सारी बातें उसी में क्लियर हो जाएंगी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आइए देखिए, ये एक कांच की प्लेट, क्लियर, और इसके एक सिरे को मैंने क्या किया, पारे से पॉलिश कर दिया। ये हो गई मेरी प्लेन मिरर। ये हो गई प्लेन मिरर। अब देखिए, मैंने इस पर एक लंबवत रेखा खींची दर्पण पर। लंबवत रेखा अभिलंब के नाम से जानी जाती है, सबको पता है, नॉर्मल। ये हो गई अभिलंब। यहां पे मैंने बिंदु वस्तु का मतलब एक बिंदु वस्तु लिया वो के नाम से। यहां से प्रकाश किरणें आ करके टकराई आपतन बिंदु से और फिर से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। देखिए, एक्चुअली देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको फिगर बना दिया हुआ हूँ और समझा रहा हूँ कैसे ये बना हुआ है, ठीक है। इसको मैंने आई मान लिया और ये देखिए, यहाँ पे मेरी वस्तु रखी गई है। सबसे पहली किरण जो है आई, आपतन बिंदु से टकराई, ये उसी माध्यम में वापस हो गई। ये मेरी अभिलंब है। और उसके बाद मैंने दूसरी किरण जो डाली वो समतल दर्पण पर लंबवत डाली। जब समतल दर्पण पर लंबवत डालेंगे, और एक बात और, किसी भी दर्पण में लंबवत रेखा को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। मैंने देखो अभी भी बात बताई है, तो वो उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो अब तक तो ये चीजें थी नहीं, थी नहीं कि ये उसी माध्यम में वापस लौट आई। कहने का मतलब ये ऐसे बाहर हो जाएगी, ये इधर निकल जाएगी। तो ये इस साइड लौट करके आ रही है, ये इस साइड लौट के आ रही है। तो हमने प्रतिबिंब में क्या पढ़ा हुआ था कि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है ये आपस में कहीं पर मिलेंगी। जब यहाँ पे आपस में नहीं मिल रही हैं तो हम सोचते हैं क्या कहीं पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। वही काल्पनिक दृश्य, एक कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम उस परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पीछे की ओर बढ़ाया, जो आई पर मिलती हुई प्रतीत हुई, यही समतल दर्पण का प्रतिबिंब है। तो इससे तुमको एक बात तो मालूम हो गई, जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो उसको मैंने बताया हुआ था आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, राइट। एक बात और है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस डी है सपोज करिए, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी। ये जैसे सपोज करिए, मैं आपको यहाँ पे कह देता हूं कि ये वस्तु की साइज है, कि वस्तु साइज हम यहां से ही नापेंगे। ये नाप लिया मैंने वस्तु साइज, और इसको अगर मैं आगे की ओर बढ़ा दिए सपोज करिए, और ये जब ये समांतर, देखो अगर ये इसके समांतर होगी ये भी रेखा बराबर होगी। तो कहने का मतलब वस्तु का जो आकार है, प्रतिबिंब का आकार, दोनों बराबर होगा समतल दर्पण में। और वस्तु की लंबाई कहां से नापते हैं, वस्तु से और
दर्पण से, तो वस्तु से दर्पण की दूरी बराबर होगी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। और जब दर्पण के पीछे बन रही है तो इसको हम कह सकेंगे कि ये आभासी और सीधा है। देखिए जब आभासी की बात आएगी तो उनको हम सीधा भी कहेंगे। और एक बात और है, जब प्रकाश किरणें यहां पे आकर के टकराई तो ये एंगल कितना हुआ, आई, तो ये एंगल कितना हुआ, आर। ये एंगल आई हुआ, वो एंगल आर हुआ। जब पीछे की ओर बढ़ाए तो देखिए यहां से आपतन, ये आपतित किरण, और जो ये पीछे की ओर गया इसको हम निर्गत किरण के नाम से जानेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने परावर्तित किरण को ही पीछे की ओर बढ़ाया हुआ है, तो इसको हम निर्गत किरण के नाम से जानेंगे। कि सपोज कर लेते हैं कि मानो ऐसे पीछे की ओर से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये निर्गत किरण है, इनके बीच में भी एक एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए, इनके बीच में भी एक एंगल बन रहा है जिसको डेल्टा से करते हैं डिनोट। अभी इसके बारे में बताते हैं हम। ये होता है विचलन, ये होता है विचलन। अब देखिए इनकी, अब हम सारी बातों को आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहली बात, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित बनता है। एक बात तो ये हो गई। अब देखिए आभासी, जब भी आभासी की बात आएगी आपको एक बात हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आभासी की चर्चा करेंगे तो हमेशा ध्यान देना दर्पण के लिए तो भैया पीछे ही जा रहा है, दर्पण के लिए पीछे ही जा रहा है। तो ये हमेशा जान लेंगे कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा, ठीक है। और जब भी दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अब बात आ रही है पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित। अभी देखिए हम दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं, अभी हम दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद हम जब अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो मुझे दर्पण में लगता है कि मानो हम अपना बायां हाथ उठा रहे हैं। अरे उसकी बात छोड़ दीजिए, अभी ये मोबाइल फोन की लीजिए। अभी हम मोबाइल फोन में जब सेल्फी लेते हैं, अगर सेल्फी में मिरर मोड ऑन है तो हम फोटो ऐसे खींचेंगे तो फोटो उसमें तत्काल में पलट जाएगा और मुझे अपने से उल्टा दिखेगा। आप कभी भी ये चीजें नोटिस किए होंगे, और अगर नोटिस नहीं किए हुए हैं तो आप प्रैक्टिकली नोटिस कर सकते हैं ये बात, ठीक है। कहने का मतलब है जब हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो उसमें बाएं हाथ उठा हुआ दिखता है, तो कहने का मतलब है इसी को ही हम भैया पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित कहते हैं, जो उसका पक्ष जो है बदल जाता है, ठीक है। कहने का मतलब पक्ष कोई और होता है, लेकिन जब उठाते हैं और बाद में उसकी जो प्रतिबिंब आती है वो दूसरे पक्ष की ओर बदल जाता है। तो कहने का मतलब है कि उसी को ही हम पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित कहते हैं। अब देखिए सेकेंडरी, सेकेंडरी यहां पे फिगर में क्या दिख रहा है कि वस्तु से दर्पण की दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी बराबर है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दूरी, ठीक। एक इसकी बात। तीसरी बात देखिए, वस्तु का आकार, ये सपोज करिए ये अच्छा है, सपोज कर लीजिए वस्तु का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। वस्तु का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब का आकार। एक बात तो ये हो गई। अब आइए आगे चर्चा करते हैं। अगर मुझे किसी भी वस्तु का, ठीक है, किसी भी वस्तु का समतल दर्पण में
पूर्ण प्रतिबिंब के लिए क्या करना होगा, इसके लिए चर्चा करते हैं हम लोग कि ध्यान दीजिए कि किसी, यहां किसी ना करके सीधा लिख दीजिए, समतल दर्पण में h ऊंचाई वाले वस्तु की संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए ये भी समझ लीजिए, अगर मुझे यह ऊंचाई वाले वस्तु की संपूर्ण प्रतिबिंब मतलब पूरी पूरी दर्पण में देखनी है, तो ध्यान रहे दर्पण इस ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। जब दर्पण इसकी ऊंचाई की आधी होगी तो आप अपना पूरा प्रतिबिंब वहां पे देख पाएंगे। देखने के लिए दर्पण अपने न्यूनतम ऊंचाई का h/2 होना चाहिए। h/2 होना चाहिए। तो ये तो थी अपनी बातें, और भी आपको एक बात दिखा देते हैं यहीं पर, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जो चीजें आप अभी रोज प्रैक्टिकली करते हो लेकिन गौर नहीं करते, तो आइए एक बात आपको और दिखाएंगे। यहां पे दर्पण में देखिए, जैसे हमारे पास जो मोशन आपने पढ़ा हुआ है, वस्तु की स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन होता है, ठीक है, गति कहलाता है ना। तो गति दो रूपों में होती है, एक तो गतिक अवस्था में, सेकेंडरी विराम अवस्था में। तो आइए हम क्या करते हैं कि अपने वस्तु को, ठीक है, वस्तु को मैं फिगर के माध्यम समझा देता हूं तो और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा, क्या बताया कि ये दर्पण है, ध्यान दो। और दर्पण में यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और ये बैठा, चलिए मैं मान लेता हूं बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ होगा तो इसको हम बोलेंगे रेस्ट अवस्था में, मतलब विराम अवस्था में। तो अगर हम अपने दर्पण को उस व्यक्ति की ओर भी चाल से लेकर के चलेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, दुगने चाल से दर्पण की ओर बढ़ेगा। क्लियर? मतलब दर्पण को अगर हम भी चाल से उस तीसरी अवस्था में व्यक्ति के पास लेकर के बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब दुगने चाल से दर्पण की ओर बढ़ेगा। एक तो ये बात हो गई। और सेकेंडरी बात क्या है, अगर वही व्यक्ति जो है अगर भी चाल से दर्पण की ओर बढ़ रहा है तो प्रतिबिंब तो भी दुगने चाल से दर्पण की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। ये बातें आप ध्यान देंगे, यहां पे मैं नोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बातें आप क्लियर रखेंगे। जब भी अगर व्यक्ति विरामावस्था में होगा और हम दर्पण को उसके पास लेकर के आएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दुगने चाल से बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। और सेकेंडरी, यदि जो है व्यक्ति गतिक अवस्था में है और भी चाल से दर्पण की ओर जा रहा है तो भी प्रतिबिंब जो है दुगने चाल से दर्पण की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नेट विचलन का। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नेट विचलन का। आप ये चीजें स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि विचलन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो समतुल्य दर्पणों के बीच क्या होगा नेट विचलन, आइए देखते हैं। ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को।
देखिए विचलन, इसको बोलते हैं डेविएशन। पहले इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं यहां से ही। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कहते हैं। यहां पे नेट विचलन क्या होगा, अब देखिए बच्चों नेट विचलन, अब देखिए जो ये रेखा मैंने पीछे की ओर बढ़ाया हुआ है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो रही है। और एक बात और है, हम विचलन को यहाँ पे डेल्टा से दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ दिया हुआ है किसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको हम डेल्टा ही मान ले रहे हैं सीधा, ये डेल्टा, राइट। और जब ये डेल्टा हमको निकालनी होगी, जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 अंश। लेकिन जब डेल्टा मैंने यहां पर ही रोक लिया हुआ है तो ये होगा 180 माइनस हो जाएगा कोण आई प्लस कोण आर। क्लियर। लेकिन परावर्तन के दूसरे नियम से अगर देखें तो कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है। तो यहां पे परावर्तन के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस ये कोण आई, ये भी कोण आई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कोण आई। ये तो हम विचलन निकाल पाएंगे। तो यहां पे ध्यान रहे, यदि आपतित किरण, ठीक है, यहां पे अगर आपतन कोण 30 अंश का हो रहा हो, समुद्रपण में आपतन कोण 30 अंश का हो रहा हो तो उनका विचलन जो है कितना होगा, तो आइए हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं वैसे सॉल्व करके। जैसे ही यहाँ पे मैंने 30 रखा, 60 हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो आपका जो विचलन होगा वो 120 डिग्री का होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे, तो आप यहाँ से विचलन निकाल पाएंगे, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो झुके हुए दर्पणों में प्रतिबिंबों की संख्या। आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के उपरांत, जैसे कभी कभी हम लोगों ने देखा हुआ है, हम बाथरूम वगैरह में घुस जाते हैं, और जब बाथरूम वगैरह में घुस जाते हैं, घुसने के बाद तो वहाँ पे सामने भी दर्पण होता है और पीछे भी दर्पण लगा होता है, तो उसमें हमारे प्रतिबिंब कई सारे पीछे की ओर दिखते हैं ना। तो सेम वही चीजें हैं कि दो दर्पणों के बीच में, दो समतल दर्पणों के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो उस समय प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। आइए उसको कैसे निकालते हैं हम आपको दिखाते हैं। देखिए लिखेंगे माना दो समतल दर्पणों के बीच बना कोण थीटा है, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होगी 360 बाई, ठीक है, n बराबर 360 बाई थीटा। अब आइए इसको हम बताते हैं, n इक्वल टू 360 बाई थीटा किन किन स्थितियों में होगा। तो ध्यान दीजिए,
तो बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए जब n बराबर 360/थीटा, जब यहाँ पे एंगल की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, अगर n की वैल्यू सम आ रही है, जब n सम हो तो प्रतिबिंब की संख्या इस n में से एक घटा देंगे। ध्यान रहे, जब सम होगी तो जो वैल्यू आएगी उसमें से एक घटा देंगे। तो यहां पे हम नॉर्मली लिख दे रहे हैं 360/थीटा माइनस 1। क्लियर। और सेकेंडरी, जब n विषम हो तो प्रतिबिंबों की संख्या वही होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये बात ध्यान देंगे, जब n सम होगा तो उसमें से हम एक घटा देंगे। ठीक है। और जब विषम होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये बात आप ध्यान देंगे। आइए इस पर एक एग्जांपल देते हैं। जब दो समतल दर्पणों के मध्य झुकाव 120 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे थीटा जो झुकाव है कितना है, 120 डिग्री है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब संख्या n बराबर क्या होगा, सबसे पहले यही निकालेंगे 60/थीटा वैल्यू 120, ये कितनी बार होगा 3, जो कि विषम है। अतः प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। ये इसका आंसर हो गया। अब एक यहाँ पे नोटेशन डाल लेंगे, ध्यान रहे जो नोटेशन है मतलब एक तथ्य है, ध्यान रहे आपको ये भी बात बताना चाहिए। जब 360/थीटा विषम हो तो दो रूपों में भी, यहाँ पे हम संख्या निकालने के लिए हमको यही बात ध्यान देंगे। तो यहाँ पे n के लिए ये आपका महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान देंगे। ये आप भी ये भी याद रखेंगे साथ साथ। यदि 360/थीटा विषम हो तो n बराबर 360/थीटा माइनस 1 तब होगा जब दर्पण के मध्य, जब दो दर्पणों के मध्य वस्तु सममित रूप से रखी गई हो। और सेकेंडरी 360/थीटा जब असममित रूप से रखी गई हो। देखिए जब आपको सममित मतलब दोनों दर्पण में जहां भी वस्तु रखी जाएगी बराबर रहेगा,
तो भी हमें घटा देंगे। ये बात आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब समद्विभाजक, ठीक है। सममित का मतलब होगा जहां पे वस्तु रखी रहेगी दोनों दर्पणों से उस वस्तु की दूरी दर्पणों के लिए बराबर होगी। और यहाँ पे जो सेकेंडरी तथ्य है, जब दो समतल दर्पण जब दो समतल दर्पण परस्पर समांतर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। सो धन्यवाद आप लोगों को। और एक बात और, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आपको उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप लोगों से भी आशा करेंगे कि आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से उसका जवाब मुझे देंगे कि देखिए जो अखबार होता है, ध्यान दिया है, अखबार जो हम लोग अखबार आज पढ़ते हैं वो हमेशा खुरदरे पृष्ठ पर ही क्यों छापते हैं? उसको हम अखबार को हम खुरदरे पृष्ठ पर ही क्यों छापते हैं? इसका जवाब आप लोग मुझे बताएंगे।